दुबई में अब से कुछ ही देर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होने वाला है, लेकिन जब मैच का शेड्यूल आया था तो इसका विरोध तब से ही शुरू हो गया था। अब जब आज मैच होने वाला है तो पूरे देश में विरोध के सुर तेज हो गए हैं। आम से लेकर खास हर कोई अपने अपने तरीके से विरोध जता रहा है और मैच का बॉयकॉट करने की बात कह रहा है। और उसी विरोध की तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। सियासी पार्टियों से लेकर आम लोगों की जुबान पर एक ही सवाल है कि भारत की बेटियों का सिंदूर पोंछने वाले के साथ क्रिकेट क्यों? और उसी विरोध के चलते कहीं पाकिस्तान का पुतला फूंका जा रहा है, चूड़ी सिंदूर लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, तो कई नारेबाजी की जा रही है। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिर्फ आतंकवाद पर बात करने की बात कही थी, लेकिन एशिया कप में पाकिस्तान से मैच पर सियासी क्लेश होने लगा है। अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते। देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये मैच उसी से खेला जाता है जिससे दोस्ती होती है। कि आतंकवाद और क्रिकेट भी साथ साथ नहीं चलनी चाहिए। अब सवाल वो परिवार भी पूछ रहे हैं जिनके अपनों को आतंकियों ने गोलियों से भून दिया था। तो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने 26 परिवारों को उजाड़ दिया था, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों और आतंकिस्तान सबको सबक सिखाया था। लेकिन अब 5 महीने बाद पाकिस्तान से क्रिकेट मैच ने उन जख्मों को एक बार फिर से हरा कर दिया है और उन पीड़ितों की आंखों में कई सवाल है जो पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के साथ मैच क्यों? और वो पूछ रहे हैं कि क्या जिन 26 बेगुनाहों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था उनकी कोई वैल्यू नहीं है? भारत के पाकिस्तान से मैच खेलने पर उनका दर्द छलक पड़ा है और वो एक ही बात बोल रहे हैं, मैच का बॉयकॉट किया जाए। उन 26 लोगों की शहीद होने का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अगर इंडिया को पता था कि वो पाकिस्तान से खेलेंगे तो बॉयकॉट कर देते। अभी हमारा जख्म पूरा नहीं हो, वो मैच की बात हो रही है, मैच खेलना ही नहीं चाहिए। और अगर आप सच में इंडिया के नागरिक हो, अच्छे नागरिक हो, तो प्लीज़ सिर्फ पैसों के लिए नहीं बट अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट के लिए ये मैच मत करो। कुछ देर में मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन शायद किसी को उन परिवारों की चिंता नहीं जिन्होंने अपनों को खोया और उनके जख्म कभी नहीं भरेंगे। एक तरफ भारत और पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है तो दूसरी तरफ आतंकिस्तान अपना फन फैलाकर एक बार फिर से यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में फिर से आतंकी ठिकाने बनने लगे हैं क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुर्दगे में आतंकी संगठन लश्कर के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। उसी ठिकाने को पाकिस्तान एक बार फिर से बनाने के लिए अब फंडिंग कर रहा है। लेकिन लगता है शायद पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल चुका है, तभी तो मुर्दगे में लश्कर तैयबा के ठिकानों को बनाने के लिए फंडिंग कर रहा है। रिपोर्ट और तस्वीरों में आतंकी ठिकाने दिखाई दे रहे हैं। अगर आतंकिस्तान और आतंकियों ने फिर से भारत की तरफ आतंकवाद फैलाने की कोशिश की तो इस बार भारत के बाहुबली राफेल पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। भारत के ब्रह्मोस की ताकत पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया देख चुकी है। जितने लश्कर तैयबा के वो कैंप्स भारत के विरुद्ध वहां पे इंस्टॉल करेगा, उसी रूप में हमेशा उसको जवाब मिलेगा। भारत पहले ही कह चुका है कि अब गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा और पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि उसकी एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ सकती है। भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ यहां पर कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है और ये मुद्दा अब धीरे धीरे सियासी होता चला जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं और ये भी बताते जा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो माहौल है वो बढ़ते जा रहा है और इसको लेकर हमने आपके लिए खास रिपोर्ट भी तैयार की है। सीधे आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। और उनके निशाने पर थे ब्रिटेन के अवैध अप्रवासी, वो भी पाकिस्तानी मूल के, जिनकी संख्या यहां लगातार बढ़ती जा रही है। उस पर से पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स की हरकतों ने आम लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी पुरुषों का ये गैंग नाबालिग बच्चियों को अपना शिकार बनाता रहा है, धर्म परिवर्तन कराता है और घुसपैठियों को संरक्षण देता है। ये गुस्सा इसी बात पर था। राष्ट्रवाद वाले इस प्रोटेस्ट को यूनाइट द किंगडम नाम दिया गया, जिसे एंटी इमिग्रेशन नेता टॉमी रॉबिन्सन ने लीड किया। आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त 11 मिलियन अप्रवासी यहाँ रह रहे हैं, जिनमें से करीब 45% पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिनके खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने आवाज बुलंद किया।
उत्तर प्रदेश के संभल से विधायक नवाब इकबाल महमूद ने मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आने वाले 500 साल तक हिंदुस्तान में कोई मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मुसलमानों ने हमेशा गैर मुस्लिमों यानी कि हिंदुओं को अपना नेता माना है। नवाब इकबाल महमूद के इस बयान के बाद अब मुस्लिम संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है। और समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद के बयान के बाद सियासत उफान पर है। संभल में सपा विधायक ने कहा कि हिंदुस्तान में कोई मुसलमान आने वाले 500 साल तक प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मैं उनसे कहता हूँ कि अगले 500 साल तक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। नवाब इकबाल महमूद ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी मुस्लिमों के हितैषी होने का सिर्फ दिखावा करती है। मुसलमानों को अपने धर्म, मस्जिद और मदरसों की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक के इस बयान को मुस्लिम संगठन ने सिरे से खारिज कर दिया है। देखो, ये तो बातें जो हैं, जो आलतू फालतू आदमी होते हैं वो बातें क्या बनाते हैं अपनी तरफ से। विधायक जी से यह कहना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं होगा, इतनी बड़ी भविष्यवाणी बड़े से बड़ा धर्म गुरु भी नहीं कर सकता। तो देश में जब से मोदी और उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार है, तब से मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले नेता इस तरह का बयान देते रहे हैं। शायद उन्हें लगता है कि इन नेताओं ने हिंदुत्व को देश में जागृत कर दिया है। पीएम मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर है। पहले दिन जहां उन्होंने मिजोरम और मणिपुर को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी, तो वहीं पीएम मोदी का दूसरा दिन असम के नाम रहा। असम को करीब 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर डबल इंजन की सरकार की ताकत उन्होंने दिखाई, जिसका सबसे बड़ा सबूत था पीएम मोदी के रोड शो में आम जनता की मौजूदगी। पीएम मोदी भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और आज उन्होंने सौगातों की यहां झड़ी लगा दी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने घुसपैठ को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं आतंकवाद से लेकर नरसंहारों को लेकर भी घेरा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था, कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। वहीं पाकिस्तान पर भी जोरदार हमला बोला। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। पीएम मोदी के पूर्वोत्तर दौरे के बाद अब ये तय है कि घुसपैठ एक बड़ा सियासी मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि असम के बाद पीएम मोदी बंगाल और बिहार भी जा रहे हैं। साल 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन संघ और बीजेपी संगठन अभी से ही उसकी तैयारी में जुट गए हैं। आज से लखनऊ के संघ मुख्यालय में बीजेपी और आरएसएस की बैठक शुरुआत हुई। मंगलवार तक दोनों के दिग्गज अलग अलग मुद्दों पर मंथन करेंगे और तय करेंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ 2027 में हैट्रिक लगाएंगे। और लखनऊ ने संघ कार्यालय में बीजेपी और आरएसएस का मंथन जारी है। मंगलवार तक बीजेपी और आरएसएस के दिग्गज तमाम बड़े मुद्दों पर मंथन करेंगे। इस दौरान संघ बीजेपी को कई अहम मुद्दों पर सुझाव भी दे सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव जो कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे हैं, उनको लेकर भी संघ अपनी कुछ सुझाव जो है वो दे सकता है। और फिलहाल ये कह सकता है कि लगातार 3 दिन तक संघ और संगठन का मंथन होगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। इनके पहले यहां 2026 में पंचायत चुनाव, विधान परिषद की 11 सीटों पर भी चुनाव होना है। मंगलवार तक संघ और बीजेपी के कर्ता धर्ता इस पर भी मंथन करेंगे। हाल ही में जोधपुर में हुई बैठक में ये तय हुआ था कि संघ और बीजेपी के बीच तालमेल आने वाले दिनों में आज मजबूत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में संघ की पसंद योगी आदित्यनाथ है, यही कारण है संघ यहाँ विशेष जोर लगा रहा है। बैठक में संघ और संगठन के बीच तालमेल, संघ को बीजेपी अपने अभियानों के बारे में बताएगी। संघ एक देश एक चुनाव पर भी संगठन को सुझाव दे सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आरएसएस की पूरी कोशिश है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ कैसे हैट्रिक लगाएं। जिम में एक्सरसाइज करती मुस्लिम महिलाओं को लेकर अब मौलाना कारी इसहाक गोरा ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसे शरीयत और मजहब के खिलाफ है। महिलाओं के पर्दे में रहने की उन्होंने यहाँ पर नसीहत भी दे डाली। मौलाना ने साफ कह दिया कि महिलाओं और पुरुषों का साथ में जिम करना शरीयत और मजहब के खिलाफ है। कल देखा जा रहा है कि जिम में एक्सरसाइज का बहुत ट्रेंड चल रहा है। मर्द और औरत हल्त मल्त होकर बिना किसी पर्दे के हुदूद में जिम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि मजहबी तालीमात के सरासर खिलाफ है।
लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या महिलाओं के स्वास्थ्य और आजादी का कोई मतलब नहीं? क्या ये पर्दे के बहाने आजादी पर पहरा है या फिर मजहब का मतलब आजादी छीनना है? महिला को स्वास्थ्य का अधिकार नहीं, पर्दे के बहाना आजादी पर पहरा, मजहब मतलब आजादी छीनना। इस बयान पर राजनीति गरमाना तय है, लेकिन मौलानाओं की सोच पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये औरतों को घर की चारदीवारी में कैद रखना चाहती है, 21वीं सदी की महिलाओं को पीछे ढकेलना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम लगातार एक्शन मोड में काम कर रही है और इसी कड़ी में टीम को अब एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके तहत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। और ये उन्हीं हथियारों की तस्वीर है जो क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों के पास से बरामद किए हैं। 1, 2, 5 नहीं बल्कि पूरी 10 पिस्टल, 118 जिंदा कारतूस और 8 मैगजीन बरामद की गई है। बताया ये जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों में एक कुख्यात हथियार सप्लायर है जो कि कार में हथियार लेकर घूम रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने उसके 3 और साथियों को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी कई सालों से दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई कर रहा था। आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। और अब बात राजधानी लखनऊ की, जहां पर आपको बता दें, किसी भी परेशानी में घिरे हो या फिर किसी भी चौराहे पर आपके साथ कोई आपराधिक घटना हो जाए तो परेशान होने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लखनऊ के चौक चौराहों पर पैनिक बटन की शुरुआत कर दी गई है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने शहर के 10 चौराहों पर इन इमरजेंसी कॉल बॉक्स को एक्टिवेट करा दिया है। इसी के साथ साथ इन पैनिक बटन की मॉनिटरिंग 24 घंटे की जाएगी। जिसको दबाते ही पुलिसकर्मी आपकी मदद करने पहुंचेंगे। इस स्मार्ट सिस्टम से अब लोगों को फोन मिलाने या पुलिस हेल्पलाइन नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने कदम उठाया। विदेशों में चौराहों पर इस तरह के पैनिक बटन लगे होते हैं, लेकिन अब राजधानी लखनऊ में पैनिक बटन शुरू हो चुके हैं। ये इमरजेंसी कॉल बॉक्स शहर के हजरतगंज चौराहा, 1090 चौक, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा, आईटी चौराहा, कपूरथला चौराहा, कुंवर जगदीश चौराहा, दुबग्गा चौराहा, अहिमा मऊ चौराहा, 12 बिरवा चौराहा पर लगे हैं, जो 24 घंटे एक्टिव रहेंगे। बटन दबते ही सूचना ऑनलाइन ITMS पहुंचेगी, जहां से PCR फिर चौराहे पर तैनात पुलिस या ट्रैफिक कर्मी तक मैसेज पहुंचाएगा जो मदद के लिए आएगा। और देखिए, अगर आप भी मां वैष्णो देवी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि खराब मौसम और लगातार बारिश के चलते आज से प्रस्तावित माता वैष्णो देवी यात्रा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। श्राइन बोर्ड के फैसले से कटरा पहुंच चुके हजारों श्रद्धालुओं को बड़ा झटका लगा है। भक्तों को बिना दर्शन किए वापस लौटना पड़ रहा है। श्राइन बोर्ड देती है बराबर, फिर यात्रा क्यों नहीं खोल रही है? उनका सिस्टम इतना खराब है, घटिया है, क्या उनको पता नहीं है मौसम कैसा रहता है? घर से चले हैं यात्रा करने के लिए, घर जाके भी क्या बताएंगे कि ऐसे ही वापस आगे ट्रेन का सफर करके। अभी तो हम माँ के दहलीज के दर्शन करके चले जा रहे हैं। श्रद्धालु इसे माता की इच्छा मारकर दोबारा यात्रा शुरू होने की प्रार्थना कर रहे हैं। दर्शन दीद तेरे नू अखियां, आशा दरियावन दे रखियां। 26 अगस्त को लैंडस्लाइड में 34 श्रद्धालुओं की मौत के बाद श्राइन बोर्ड ने यात्रा स्थगित कर दी थी। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल पर हथौड़ा चल रहा है। छेनी हथौड़े से ताजमहल को ढाया जा रहा है। छेनी और हथौड़े की मदद से ताजमहल की दीवार को भी तोड़ा जा रहा है। और ये तस्वीरें देखने वाले हर किसी को हैरानी हो रही होगी कि आखिर ताजमहल को क्यों तोड़ा जा रहा है। ये इमारत आपको बिल्कुल ताजमहल जैसी लग रही होगी, लेकिन ये आगरा नहीं, राजस्थान का अजमेर है और यहाँ का ये ताजमहल है अवैध निर्माण का हिस्सा। आना सागर झील के पास बने 7 वंडर्स अब बन गए हैं डिमोलिशन साइट। लगातार तीसरे दिन प्रशासन की कार्रवाई जारी है। दरअसल यहाँ एक ही कैंपस में दुनिया के 7 अजूबों के डमी बनाए गए थे। ताजमहल से लेकर एफिल टावर तक सब मौजूद थे, लेकिन कागजी कार्रवाई में सब फर्जी निकला। इसलिए अब इन अजूबों को एक एक करके गिराया जा रहा है। यहाँ अब अजूबे नहीं बल्कि मलबे का ढेर ही दिखाई दे रहा है। त्योहारी सीजन की दस्तक से पहले ही मिलावटखोर काफी एक्टिव हो गए हैं। लोगों की सेहत के खिलवाड़ कैसे करना है तो कोई भी आप मिलावटखोर से ही पूछ लीजिए। दिल्ली में पुलिस ने एक और फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। त्योहारी सीजन से दिल्ली पुलिस ने बवाना इलाके में 7,600 लीटर नकली घी बरामद किया है। दिल्ली की मिठास में इसी मशीन के जरिए मिलावट घोलने को तैयारी थी। इसी मशीन से नकली घी के 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों डिब्बे मार्केट में भेजने के लिए पैक थे। छापे के दौरान टीम ने 7,600 लीटर अवतार देशी घी, 900 लीटर वनस्पति और मूंगफली तेल, पैकिंग सामग्री, मशीनें और मिलावट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बरामद किए गए।
पुलिस ने पूरी कार्रवाई को हेड कांस्टेबल जयदीप चौधरी की सूचना पर अंजाम दिया। हालांकि फैक्ट्री का मालिक अभी फरार है। पुलिस अब सप्लाई चेन का पता लगाने और फरार आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई। बाहरी दिल्ली के बादली में एक हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार कार अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क की रेलिंग को तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर जा गिरी और मौके पर अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक यहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और इसी पुल से कार रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। साथ में एक बाइक ने भी छलांग लगा दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कार ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। घायल को फौरन अस्पताल ले जाया गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ तब ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी। हादसे के बाद ट्रेन को बीच में रोकना पड़ा। रेलवे ट्रैक पर भारी भीड़ जमा हो गई और लंबे समय तक रेल सेवाएं बाधित रहीं। तो सर वो पब्लिक थी, फिर हमने रुकवाई ट्रेन। पुलिस ने कार को ट्रैक से हटवाया, जिसके बाद रेल सेवाएं बहाल कराई गई। लेकिन हादसे के बाद सवाल उठता है कि तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग कितनी बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकती है। हरिद्वार में कल जिस बदमाश ने हरियाणा के जिंद पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर गोली चलाई थी, उसकी आज संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस से घिरता देखकर उसने खुद को गोली मार ली। और इस वीडियो को जिसने देखा वो सन्न रह गया। ये वीडियो 13 सितंबर का है, जब हरियाणा के जींद निवासी सुनील कपूर की तलाश में पुलिस हरिद्वार पहुंची थी। पुलिस को देखकर सफेद कुर्ते में बदमाश सुनील कपूर भागने लगा। लाल टी शर्ट में जींद पुलिस के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार उसका पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते सुरेंद्र ने बदमाश सुनील को पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद पूरा सीन बदल गया। सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र गिर गए। बदमाश सुनील ने उनकी रिवॉल्वर छीन ली और गोली सब इंस्पेक्टर पर चलाते हुए फरार हो गया। बदमाश सुनील कपूर का आज शव बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि पकड़े जाने के डर से उसने खुदकुशी कर ली। सुनील कपूर पर जींद के पूर्व एसपी को यौन शोषण मामले में फंसाने की साजिश का आरोप था। गुजरात के भरूच में एक बार फिर से आग ने जमकर तांडव मचाया है। इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग की वजह से यहां लोग दहशत में हैं, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। और मशक्कत के पीछे की वजह आग का विकराल रूप है। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्थित फैक्ट्री में लगी आग लपटे और धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, आग से निकलता धुआं कई फीट ऊपर तक उठता हुआ दिख रहा था, जिससे आसपास के इलाकों के लोग भी दहशत में आ गए। आग लगने की सूचना लगते ही दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तस्वीरों में आपको दमकल कर्मी और फायर ब्रिगेड भी दिखाई दे रही होगी, जो आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। साथ ही गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इससे पहले 2 अप्रैल को बनासकांठा के डीसा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिसमें तकरीबन 21 लोग मारे गए थे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है, जहां पर कैंडल गैंग ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए यहां पर लगातार कोशिश कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि लोगों को लालच देकर धर्म बदलने पर मजबूर किया जा रहा था, लेकिन इस धर्म परिवर्तन गैंग पर बजरंग दल ने अब धावा बोल दिया है। और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर धर्मांतरण गैंग के मंसूबों पर पानी फेर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में धक्का मुक्की होने लगी। देखते ही देखते सैकड़ों लोग सड़कों पर हंगामा करने लगे। जानकारी लगते ही मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंच गया। वही जगह आश्वासन है, हम लोग को सहयोग करना पुलिस का। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह धर्मांतरण किया जा रहा था, उसी जगह हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक अवैध तरीके से धर्मांतरण की सूचना मिली थी, इसी पर विवाद हुआ, लेकिन अब माहौल शांत है। आपत्ति है एक पक्ष की कि जो जगह चिन्हांकित नहीं है उस जगह पर भी लोग इकट्ठे होकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं, विशेष एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश में लालच देकर धर्मांतरण करने वाली गैंग बड़ी चुनौती बनती जा रही है। खेल खेल में बच्चों के बीच लड़ाई तो आपने बहुत बार देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन खेल के लिए परिजनों की लड़ाई शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। झारखंड की चतरा में न सिर्फ खिलाड़ियों के परिजन आपस में उलझ गए, बल्कि जमकर यहां पथराव किया, जिसके बाद यहां महिलाएं भी पीछे हटती हुई नजर नहीं आई, जिसकी वजह बना एक फुटबॉल टूर्नामेंट, जहां देखते ही देखते खेल का मैदान रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस दौरान जमकर लात घूंसे चलने लगे। महिला, पुरुष और बच्चे सभी आपस में उलझ गए। दरअसल इस विवाद की जड़ मैदान की जमीन का मालिकाना हक है। एक पक्ष का दावा है कि ये उनकी निजी जमीन है, जबकि ग्रामीण इसे सार्वजनिक मैदान बता रहे हैं। विवादित होने की वजह से यहाँ खेल बंद था, लेकिन इस बार ग्रामीणों ने प्रशासन से इजाजत लेकर टूर्नामेंट का आयोजन किया था। लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ तो निजी जमीन का दावा करने वाले पक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद मामला पथराव तक जा पहुंचा। बाद में प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद विवाद शांत हुआ और मैच दोबारा शुरू हुआ।
और अब बात गांजा तस्करों के ओडिशा रूट की। उत्तर प्रदेश में तस्कर ओडिशा से गांजा लाकर लगातार बेच रहे थे। पुलिस की नजरों से बचने के लिए रोज यहां ये नए नए तरीके भी खोज रहे थे। और जब पुलिस ऑटो के ऊपरी हिस्से हटाती है तो हैरान रह जाती है। छोटे छोटे पैकेट में बड़ी सावधानी से यहाँ तहखाना बनाकर गांजा रखा हुआ है, वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 30 किलो। बरामद गांजा की कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में गोरखपुर के धीरज शाह और बिहार के गोपालगंज के राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वो ओडिशा से गांजा लाकर चंदौली और वाराणसी में माफियाओं को बेचते थे। पुलिस जैसे जैसे सख्ती बढ़ा रही है, तस्कर वैसे वैसे नए तरीके खोज रहे हैं। गांजा तस्करी के इस तरीके ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के बाद घरों में आग लगने की घटनाएं अक्सर होती हैं। बिजली के खंभे पर भी जब तार आपस में टकराते हैं और स्पार्किंग की घटना होती है। हालांकि आग तब भी नहीं लगती, लेकिन दिल्ली में एक बिजली के खंभे में आग लगने का वीडियो इन दिनों जमकर वायरल है, जिसमें बिजली के 2 तारों के आपस में टकराने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। पहले तो बिजली के खंभे पर अचानक आग लग गई और आग की लपटों के बीच धमाकों की आवाज आने लगी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और रोंगटे खड़े कर रही है। आग की ये लपटें अगर घरों तक पहुंचती तो ये बड़ा हादसे में तब्दील हो जाता। एक बार फिर देखिए कैसे बिजली के खंभे पर अचानक आग भड़क उठती है और इसके बाद तारों में पटाखों की तरह चिंगारियां निकलने लगती हैं। आवाज सुनकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। बिजली के खंभे पर रह रहकर आग भड़कती और रह रहकर चिंगारियां निकलने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली के खंभे पर आसमानी बिजली आ गिरी हो। हालात की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग को जानकारी दी गई, जिसके बाद इलाके की बिजली काट दी गई। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा योगी सरकार की लिस्ट में सबसे ऊपर है। बहन बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों का इलाज करना भी यूपी की पुलिस बहुत अच्छे से जानती है। महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को सीएम योगी कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि छेड़खानी करने वालों को अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। और उसका असर ये है कि आरोपी हाथ जोड़कर अब माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और इन 2 तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि मंचलों की मरम्मत की गई, जिसके बाद वो हाथ जोड़े माफी मांग रहे हैं। गले में तख्ती टांगे ये वो मंचला है जिसने छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा को थप्पड़ मारे थे, लेकिन अब वो लंगड़ाते हुए माफी मांग रहा है। गले में माफी वाली तख्ती टंगी है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर लड़की को अपनी माँ बहन समझूंगा। सर जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सर जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर जी, मैं हर लड़की को अपनी माँ बहन। अलीगढ़ में छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले आरोपी का ग्रामीणों ने पूरे गांव में जुलूस निकाला। गांव वालों ने आरोपी को अर्धनग्न कर पूरे गांव में घुमाया, साथ ही आरोपी की जमकर पिटाई की। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर आपको बता दें 10 दिन की एक नवजात को किसी ने कब्र में जिंदा दफन कर दिया है, लेकिन उसे अभी जीना था। कुछ लोगों ने उसकी रोने की आवाज सुनी, उसके बाद क्या हुआ देखिए। और इसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। कब्र से बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। बच्ची का हाथ बाहर निकला हुआ था, हाथ हिल डुल रहा था। कुछ देर बाद पुलिस पहुंच गई। पुलिस की मौजूदगी में कब्र खोदकर बच्ची को बाहर निकाला गया। बच्ची जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। बच्ची के चेहरे को साफ किया गया, उसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हमने उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, सक्शन किया उसका, हमने हाइपोथर्मिया से उसको मेंटेन किया, उसको वार्ड में रखा उसको, और जो है फिर उसको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट करके जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया उसको। शाहजहांपुर के गोहवार गांव की इस तस्वीर को देखकर हर कोई हैरान है। बच्ची की हालत को देखकर लग रहा है कि किसी ने बेटी होने के कारण या लोकलाज के डर से उसे जिंदा दफना दिया, लेकिन बच्ची को तो अभी जीना था, इसलिए भगवान ने चरवाहों को देवदूत बनाकर कब्र के पास भेजा। और अब खबर तेलंगाना के सिकंदराबाद से, जहां पर ओल्ड बोपेनपल्ली में स्कूल की आड़ में ड्रग्स की फैक्ट्री लगातार चल रही थी। यहां पढ़ाई नहीं बल्कि नशे का कारोबार चल रहा था। और अब इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ एक कमरे में ब्लैक बोर्ड है, बेंच है, किताबें हैं। यहाँ सब तो ठीक है। इन सब को देखकर तो लग रहा है कि ये किसी स्कूल का कमरा है। थोड़ा ठहरिए, अब ये देखिए कमरे में ये क्या है। यहाँ छोटे छोटे ड्रम है, बोरियों में भरकर कुछ रखा हुआ है, कुछ केमिकल जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हैं, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है। तेलंगाना की मादक पदार्थ निरोधक शाखा ने ओल्ड बोवेपल्ली के इस स्कूल में छापेमारी की, जिसके बाद पता चला कि यहाँ स्कूल की आड़ में ड्रग्स का कारोबार चलता था। यहाँ से नशीले पदार्थ की सप्लाई अलग अलग जगहों पर होती थी। छत्तीसगढ़ की जांगीर चांपा पुलिस ने लूट के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने महज 7 दिन में ही कीटनाशक व्यापारी लूट का पर्दाफाश करके लूट का सारा माल भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने जब आरोपियों से यहां पूछताछ की तो पता चला कि व्यापारी का एक पुराना नौकर इस लूट का मास्टरमाइंड था।
पुलिस के शिकंजे में मौजूद ये वही आरोपी हैं जिन्होंने करीब 7 दिन पहले कीटनाशक के व्यापारी से लूटपाट की थी, जब व्यापारी अपना दुकान बंद करके वापस लौट रहे थे। इस दौरान आरोपियों ने चाकू की नोक पर व्यापारी से लूटपाट की थी और उसका बैग लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर और नाकेबंदी कर इन्हें इलाके से निकलने ही नहीं दिया और 7 दिन बीतते बीतते तीनों आरोपियों को धर दबोचते हुए पूरी लूट की रकम और घटना में प्रयुक्त सामान बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से पूरी रकम नकद के साथ घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और हथियार भी बरामद कर लिया है। इनके पास से 10,44,000 नकद, कुछ गहने और घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। और अब खबर राजस्थान के दौसा से, जहां पर एक बाइक सवार की लापरवाही ने दूसरे की जिंदगी को ही खतरे में डाल दिया है। दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है और दुर्घटना की इस तस्वीर को जिसने देखा वो सन्न रह गया। देखिए कैसे एक बाइक सवार कट से गाड़ी मोड़ता है, दूसरी तरफ सड़क पर गाड़ियां तेज रफ्तार से जा रही हैं। इसी बीच सामने से तेज रफ्तार बाइक इससे टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि दोनों सड़क पर गिर पड़ते हैं। एक बीच सड़क गिरता है तो दूसरा सड़क के किनारे पोल के पास, दोनों की बाइक भी इधर उधर गिरती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार को गंभीर चोट लगी है। दर्दनाक सड़क दुर्घटना की ये तस्वीर दौसा के बसवा रोड की है। लोगों को हमारी सलाह है कि सड़क पर जब भी चलें पूरी सावधानी बरतें। आपकी छोटी सी गलती दूसरों की जान ले सकती है। और देखिए आजकल छोटी छोटी बात पर लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और अगर मामूली बात पर लोग खून के प्यासे बन जाते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई से सामने आया है, जहां पर रास्ते से निकलने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद मंजर खूनी संग्राम में तब्दील हो गया। मामूली बात पर ऐसा विवाद हो गया कि दो पक्षों के बीच जंग छिड़ गई। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए और ईंट पत्थर हाथ में लेकर जमीन पर गिराकर एक दूसरे पर वार करने लगे। मारपीट के दौरान लोगों के सिर से खून भी बहता नजर आया, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने के लिए लोगों को शांत करने की कोशिश नहीं की। एक शख्स को जमीन पर गिराकर 2 से 3 लोग मारपीट करते दिख रहे थे, हाथ में ईंट पत्थर से वार कर रहे हैं। मारपीट की ये घटना रास्ते से निकलने के मामूली विवाद से शुरू हुई और देखते ही देखते महाभारत के युद्ध में तब्दील हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लात घूंसों की बौछार करते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों के कई लोग घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस घटना की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ने पुलिस ने बाइक चोर का एक जो गिरोह था उसका खुलासा किया है और अलग अलग शहरों से ये बाइक चुराता था और सस्ते में यहाँ पर इनको बेचा करता था। और नरसिंहपुर एसडीपीओ दफ्तर के बाहर खड़ी ये बाइक चोरी की है। 1, 2, 3, 4 गिनते गिनते थक जाइएगा। इतनी बाइक है कि एक सांस में तो गिनती संभव नहीं है। कुल 47 बाइक है। जिले में बाइक चोरी की बढ़ती घटनाओं के बाद पुलिस ने अभियान चलाया तो पता चला कि इसके पीछे एक गिरोह सक्रिय है जो नरसिंहपुर के साथ साथ आसपास के जिलों में भी बाइक चुराता है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के सदस्य बाइक चुराकर कुछ दिन अपने पास रखते थे, फिर नंबर बदलकर कुछ दिनों बाद कम दाम में दूसरों को बेच देते थे। पुलिस इनकी गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मान रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि धूल उड़ते ही लोग कैसे दहशत में आ गए। खौफनाक तस्वीरें शिमला के ठियोग की बताई जा रही है। सड़क बंद होने से सैंजगिरी पुल चौपाल मार्ग पर आवाजाही बंद है। लगातार हो रही बारिश की वजह से शिमला के हालात और बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन राहत बचाव के काम में जुटा है और सड़क से मलबा हटाया जा रहा है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और फिलहाल यात्रा नहीं करने की अपील की है। तो वहीं उत्तरकाशी में दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सुमन क्यारी के पास सड़क का करीब 10 मीटर हिस्सा धंस गया। सड़क टूटने से कुछ देर पहले ही 3 लोग इसी सड़क के पास से निकले थे। जैसे ही उन्हें सड़क धंसने का एहसास हुआ, वो जान बचाने के लिए भाग निकले। इस बार का मॉनसून कई राज्यों के लिए तबाही लेकर आया है और अब ये जरूरत से ज्यादा बारिश की वजह है या फिर कमजोर ड्रेनेज सिस्टम की वजह है, जहां पर कुछ देर की बारिश में ही घरों में पानी घुस जा रहा है और सड़कें नदी बन जा रही हैं। वाराणसी में 2 घंटे की बारिश ने ही सिस्टम के इस पोल को खोलकर रख दिया है, जो कि अब से 2 दिनों पहले तक चमचमा रहा था। वो आज बारिश के बाद त्राहिमाम करता नजर आ रहा है। बारिश के बाद वाराणसी के गोदौलिया, गिरजाघर, लक्सा जैसे प्रमुख इलाके तालाब में तब्दील हो गए। स्थिति यह हो गई कि वाहन पानी में डूबकर जहां तहां खड़े हो गए और लोग पैदल उन्हें धक्का लगाकर जाते दिखे। पैदल चलने वालों के कदम भी लड़खड़ाते दिखने लगे, क्योंकि कई जगहों पर कमर तक पानी भर गया था।
पैदल वालों के लिए रिक्शा बड़ा सहारा बना, क्योंकि एकमात्र यही वाहन था जो पानी में डूबने पर भी बंद नहीं पड़ा। लेकिन रिक्शा चालकों को पानी के बहाव में रिक्शा खींचने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। पूरी सड़क तालाब में तब्दील हुई तो घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। घंटों तक यहाँ के लोग इस स्थिति का सामना करते रहे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में उफनते नाले को जान जोखिम में डालकर पार करने की एक तस्वीर सामने आई है। पुल नहीं होने की वजह से सैलाब के तेज बहाव को लोग बाइक से पार करते हुए नजर आए, जो कि कैमरे में कैद हो गया। जिसकी दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, कदमपारा नाला उफान मार रहा है और बाइक सवार युवक जान जोखिम में डालकर इस उफनते नाले को पार कर रहा है। किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इन लोगों को रोकने के लिए ना तो प्रशासन है, ना ही पुलिस। हैरानी की बात यह है कि किसी तरह की चेतावनी भी यहाँ नहीं लगाई गई है और लोग बेखौफ इस सैलाब को पार कर रहे हैं। बच्ची को गोद में लेकर महिला सैलाब से गुजर रही है। उफनते नाले को पार करने के बाद बाइक सवार युवक के चेहरे की मुस्कान देखिए, जैसे कोई जंग जीत ली हो। हालांकि ये लापरवाही कभी भी जान पर भारी पड़ सकती है। हादसों से लोग सबक लेने को तैयार नहीं। अब इन तस्वीरों में देखिए, लोग जान जोखिम में उफान से बाइक पार करा रहे हैं। पुल नहीं होने की मजबूरी बताकर महिलाएं भी इस नाले से गुजर रही हैं। बारिश ने देश भर में तबाही मचा रखी है और अब जहां भी थोड़ी सी राहत की सांस मिली थी कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से यहां आफत बरपा दी है। हालात बेहद गंभीर नजर आए। आवाजाही पूरी तरह से यहां पर बाधित नजर आई। सड़क पर बहता गंदा पानी गवाही दे रहा है कि हिमाचल में अभी बाढ़ का खतरा टला नहीं है। हमीरपुर के सुजानपुर में बारिश ने जाते जाते भी अपना रंग खूब दिखाया। लैंडस्लाइड और मलबे ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। ये देखिए, मूसलाधार बारिश के बाद सड़क ही छोटा झरना बन गई और इस झरने से बेचारी कार खिलौने की तरफ जा गिरी। कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। हालांकि कार सवारों को किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। पानी ने इलाके में लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। लोगों को आवाजाही में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी के तेज बहाव के चलते पता चलता है कि बाढ़ का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है ताकि भविष्य में किसी तरह की अनहोनी ना हो सके। हरिद्वार की सड़क पर ऐसा खौफनाक नजारा दिखाई दिया कि जिससे लोगों के होश फाख्ता हो गए। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। लोग उस वक्त दहशत में यहां आ गए जब जंगल का खूंखार शिकारी सड़क पर आ धमका। और हरिद्वार की सड़कों पर ऐसा नजारा देखते ही अचानक चीख पुकार मच गई। लोगों में हड़कंप मच गया। सड़क पर मगरमच्छ तेजी से घूमता दिखाई दिया। जैसे ही लोगों ने मगरमच्छ को देखा, सड़क पर अफरा तफरी मच गई। वाहनों की रफ्तार थम गई। कुछ लोग भागने लगे तो कुछ दूर खड़े वीडियो बनाने लगे। करीब 6 से 7 फीट लंबा ये मगरमच्छ किसी तालाब या नहर से भटककर यहाँ पहुंचा और सड़क पर घंटों तक दहशत का माहौल बना रहा। ये शिकारी सड़क पर बैठी गायों की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। कोई मगरमच्छ के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन लोगों शोर के बीच मगरमच्छ घात लगाकर सड़क पर ही बैठ गया। और अब बात कॉलोनी में अचानक घुस आए हाथियों की। जैसे जैसे जंगल सिकुड़ रहा है, जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के जगजीतपुर इलाके में हाथियों का झुंड कॉलोनी में घुस आया। इसके बाद इलाके में हलचल बढ़ गई। एक साथ दो हाथी, एक बड़ा और एक छोटा, साथ साथ दोनों चल रहे हैं। अचानक कॉलोनी में हाथियों को देखकर हर कोई हैरान है। कोई फोटो खींच रहा है तो कोई वीडियो बना रहा है। हाथी बेपरवाह होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब लगा हाथी चले गए, तभी गली में फिर हलचल हुई। इस बार 2 नहीं 3 हाथी, वो भी विशाल। लोग हल्ला कर रहे हैं, लेकिन जंगल से भटके हाथी अपना रास्ता खोजते हुए आगे बढ़ गए। शनिवार देर रात हरिद्वार के जगजीतपुर इलाके की कॉलोनी में अचानक हाथियों का झुंड आ गया। जैसे जैसे जंगल सिकुड़ रहे हैं, वैसे वैसे जंगली हाथी इंसानों की बस्ती में आ धमक रहे हैं। जरूरत है जंगल को बढ़ाने का। जयपुर के शिवदासपुरा इलाके में रिंग रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर तेज रफ्तार टैक्सी कार रिंग रोड से अनियंत्रित होकर करीब 16 फीट नीचे अंडरपास में भरे पानी में गिरी। हादसे में 2 परिवारों के 7 लोगों की मौत की जानकारी है, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला। इस खौफनाक हादसे की दहलाने वाली तस्वीरें देखिए। अंडरपास में पानी में डूबी हुई कार उलटी पड़ी है, जिसमें सवार लोगों ने दम तोड़ दिया। परिवार पिता की अस्थियां गंगा में विसर्जित कर हरिद्वार से वापस लौट रहा था। इसी दौरान शिवदासपुरा के पास उनकी गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर बाईपास में जा गिरी। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं।
मध्य प्रदेश के मैहर से 8 लाख की चोरी का एक मामला सामने आया है। चोर ने चोरी की वारदात को इतने शातिर तरीके से यहां अंजाम दिया है कि कोई भी समझ नहीं पाया और वो चोरी करके मौके से फरार हो गया, वो भी सिर्फ 8 मिनट के अंदर। और सीसीटीवी में दिख रहा ये वही चोर है जो दुकान के बाहर ग्राहक बन कर आता है, काफी देर तक वहीं बैठा रहता है और उसका साथी सड़क पर बाइक पर बैठा है। सामने ही दुकान मालिक और दूसरे मजदूर सामान लोड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो खड़ा है बाइक गाड़ी का नंबर देखा ना, ये आके ये बैठ गया है। और जैसे ही मौका मिलता है आरोपी दुकान में घुसता है, अपनी जेब में रखा झोला निकालता है, लॉकर में रखे करीब 8 लाख रुपए झोले में डालता है और वहां से फरार हो जाता है। जिस तरह आरोपी दुकान में घुसा, देखने से लगता है कि उसे दुकान के बारे में पूरी जानकारी थी। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान कर रही है, साथ ही जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बाजार में बंदरों ने दुकानदार को यहां पर हजारों रुपए का चूना लगवाकर बड़ा ही बवाल कर दिया, जिसको देखकर लोगों में यहां पैसे लूटने की होड़ मच गई। दुकानदार की 11,000 रुपए की गड्डी छीनकर बंदर पेड़ पर पहले तो बैठ गया, उसके बाद हवा में एक एक नोट उड़ाता रहा। पेड़ से नोटों की बारिश होते देख राहगीरों और आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर कोई नोट लूटने में लग गया है, तो वहीं दुकानदार अपनी मेहनत की कमाई को लूटते देख रो पड़ा। बंदर के नोट हवा में उड़ाने और उसे लूटने के लिए भीड़ की मारामारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें हमीरपुर के मौदाहा नगर के मुख्य बाजार की है, जहां फुटपाथ पर पूजा सामग्री की दुकान लगाने वाले शख्स की नोटों की गड्डी एक बंदर ले उड़ा और पेड़ पर चढ़कर बंदर ने एक एक करके नोट नीचे फेंकने शुरू कर दिए। लोगों के नोट उठाने के चक्कर में बाजार में जाम लग गया और ट्रैफिक संचालन के लिए पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचा। इस दौरान बंदर को खाने के लिए केले भी फेंके गए ताकि वो नोट की गड्डी नीचे फेंक दे। किसी तरह से फेंके गए एक एक नोट को दुकानदार ने समेटकर उन्हें सुरक्षित किया। मध्य प्रदेश के कटनी में मेन स्टेशन पर जो नजारा दिखा वो किसी भी एक्शन फिल्म से जरा भी कम नहीं है, क्योंकि एक सिरफिरा ट्रेन के ऊपर यहां चढ़ गया और उसे पकड़ने में आरपीएफ के पसीने छूटते नजर आए। और ट्रेन के ऊपर छलांग लगाते हुए शख्स को देखकर स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। ये नजारा देख यात्रियों की सांसें अटक गईं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये शख्स ऐसा कर क्यों रहा है। ये सिरफिरा युवक न सिर्फ डिब्बों के ऊपर दौड़ा बल्कि बिजली के टॉवर पर भी चढ़ गया, जो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। इस पूरी घटना को किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया तो किसी ने दहशत के मारे ट्रेन ही छोड़ दी। कड़ी मशक्कत के बाद सिरफिरे को पकड़ा गया। इस पूरी घटना के बाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठता है कि आखिर इतनी आसानी से कोई ट्रेन और टॉवर पर कैसे चढ़ गया। जी न्यूज़।